हाँ जी, हमारा चैप्टर 6 स्टार्ट होना है। पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल से आप क्या समझते हो, पहले तो ये बताओ। पॉलिटिकल मींस पॉलिटिकल रिलेटेड टू पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, रिलेटेड टू गवर्नमेंट की पॉलिसीज। ठीक है। बजट सिस्टम हो गया जैसे। ठीक है, बजट बनाते हैं जो वो, या कोई पॉलिसी निकालते हैं, या कोई नया रूल निकालते हैं, दैट इज पॉलिटिकल। एंड लीगल, दैट इज अंडर द लॉ। ठीक है, जो यानी कि कॉन्स्टिट्यूट के अंदर आते हैं वो। देन फर्स्ट आ गया द कंपटीशन एक्ट 2002। ठीक है, कंपटीशन एक्ट 2002 में आया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, गवर्नमेंट इंडियन कंपटीशन लॉ। इट रिप्लेस द आर्टिकल द मोनोपोलिस्ट एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। Under this legislation, the Competition Commission of India has established to prevent the activity that have an adverse impact on the competition in India। ठीक है, ये एक्ट आया था 2002 में। इसने किसको, कौन से एक्ट को हटाया था? मोनोपोली एक्ट को हटाया था। इनकी एक जने की जो मोनोपोली थी, उस एक्ट को इसने हटाया था। ठीक है। अब इस एक्ट के क्या होगा, ये प्रिवेंट करेगी वो एक्टिविटीज को जिसपे एक पर्सन का, मतलब एक एक ही कंपनी का राइट होता था। ये पूरी इंडिया में लगाया गया था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। पहले जम्मू एंड कश्मीर पे अलग लॉ लगते थे। ठीक है। देन हिस्ट्री दी हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। 1964 में मोनोपोलिस्टिक आया था। ठीक है, वो किसने लाया था? के एस दासगुप्ता। ठीक है, चेयरमैन थे उस टाइम। देन रेगुलेट एडवर्टाइजिंग किया गया 86 में पार्लियामेंट में। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस देखी गई। ठीक है, तो इस मोनोपोली एक्ट को फिर हटाया गया और कंपटीशन एक्ट लेके आए गए। ठीक है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस देखी इस एक्ट की वजह से। मोनोपोलिस्टिक एक्ट की वजह से अनट्रेड प्रैक्टिस हुई। उसको ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, कौन सा एक्ट लेके आए गए? कंपटीशन एक्ट। अब इसके फीचर्स क्या थे? एंटी कंपटीशन एग्रीमेंट, एम्प्लॉय पर्सन, एंटरप्राइज पर्सन एंड एसोसिएटेड ऑफ enterprises or persons included cartel shall not enter into agreement in respect of production, supply, distribution, store, acquire or control of the good or preventing of the services which cause or any likely to cause and appreciate adverse impact on the competition in India। Such agreement should consider to be considered void. Agreement which should be considered to have an inverse impact should be agreement which directly or indirectly determine sales and purchase price, limit or control product supply, marketing, development, investment। क्या कह रहे हैं ये कि इसका जो है वो इम्पैक्ट जो है, अगर इंडिया की सेल्स परचेज पर पड़ रहा है, ठीक है, सप्लाई पे ज्यादा पड़ रहा है, तो वो एक्ट को ये क्या मानेंगे, वो वर्क को ये वॉइड मानेंगे। ठीक है, कार्टल्स क्या होता है? कार्टल्स होते हैं इंडिविजुअल बिजनेस होते हैं। ठीक है, वो बिजनेस होते हैं जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं
और इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इनका इम्पैक्ट पड़ता है कंपटीशन कम हो जाता है और प्राइस बढ़ने लगता है। ठीक है, तो किसी भी पर्सन को ऐसा करने की इजाजत नहीं है इन कंपटीशन एक्ट। कोई भी इंडिविजुअल फर्म ये नहीं कर सकती कि प्राइस बढ़ा दे और कंपटीशन कम कर दे। ठीक है, ये राइट किसी को भी नहीं दिया गया। तो जो जो कार्टेल में इंक्लूड होते थे पर्सन और एंटरप्राइज, उनको उनके एग्रीमेंट्स वॉइड बना दिए गए। देन टाइप ऑफ एग्रीमेंट, हॉरिजेंटल एग्रीमेंट। हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट क्या होएगा? जब दो मैन्युफैक्चरर आपस में करेंगे सेम लेवल पे, दैट इज हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या आएगा? जब मैन्युफैक्चरर रिटेलर से कर रहा है, लेवल चेंज, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, ये ऊपर से नीचे भी हो सकता है, नीचे से ऊपर भी हो सकता है। अब्यूज द डोमिनेंट पोजीशन। ठीक है, कोई भी डोमिनेंट पोजीशन पे नहीं रहेगा, कंपटीशन है, सब मिलकर काम करेंगे। जैसे हमने बोला, इंडिपेंडेंट वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट वर्क करने का मतलब ये नहीं कि वो अपना बिजनेस नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि वो प्राइस अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा कम कर सकता। ठीक है, देन कॉम्बिनेशन, एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस जो है वो कंबाइन कर दिए गए हैं, वो रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बना दी गई है। ठीक है, एक बॉडी को और बना दी गई है जो इन सब चीजों पे ध्यान रखेगी। रिव्यू द ऑर्डर ऑफ कमीशन। Any person aggregated by an order, the commission can apply to the commission for review of its order within the 30 day from the day of the order। जिस दिन उसने ऑर्डर दिया कमीशन ने, उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो डिसीजन पास हो जाना चाहिए। अदरवाइज कमीशन जो है वो रिव्यू करती है कि हमारा जो हमने ऑर्डर निकाला, क्या वो पर्सन ने हमारा ऑर्डर माना या नहीं माना। देन अपील। एनी पर्सन aggressive aggrieved by any decision or order of the commission may file an appeal। अगर किसी पर्सन को उन ऑर्डर से, जो कमीशन ने ऑर्डर दिया उससे नुकसान हो रहा है, ठीक है, या उसको लग रहा है कि ये मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो वो विद इन द 60 days क्या कर सकता है? अपील फाइल कर सकता है। देन पेनल्टी, अगर वो पनिशेबल हुआ, ठीक है, मतलब उसकी गलती हुई, फॉल्ट हुआ, तो उसको पे करना पड़ेगा 1 लाख तक का फाइन। ठीक है, और मैक्सिमम 10 करोड़ तक। देन ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? टू फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना कि कैसे काम करना है, मोनोपोली को खत्म करना, प्रोटेक्ट करना फ्रीडम ऑफ ट्रेड की, और इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, इसको प्रोटेक्ट करना। देन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट 1999। द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया 1999 में, यानी कि अब फॉरेन के साथ कैसे डील करना है वो बताएंगे, उसका प्रोसेस। डिफरेंट बिटवीन फेरा एंड फेमा। हाँ जी, फेरा था रिपोर्टिंग एंड फेमा था मैनेजिंग। आर और एम, ठीक है। आर से रिपोर्टिंग, एम से मैनेजिंग। पहले सिर्फ रिपोर्ट किया जाता था, ठीक है, यानी कि गलती हुई उसको रिपोर्ट कर लिया, उसको पनिशेबल कर दिया। मैनेजमेंट में उनको तरीका बताया गया कि मैनेज कैसे करेंगे, आप इस काम को कैसे कर सकते हो। उनको फैसिलिटीज दी गई, ठीक है, उनको तरीके बताए गए, उनको अरेंज करके दिया गया। ठीक है, फेरा में क्रिमिनल ऑफेंसेस हो रहे थे, वायलेंसेस हो रही थी। ठीक है, देन फेमा का स्कोप क्या है? फ्री ट्रांजेक्शन्स, आरबीआई के द्वारा कंट्रोल,
डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, अपील, प्रोवाइडिंग इंक्लूडिंग स्पेशल डायरेक्टर। देन ये बताया हुआ उन्होंने एक्सपोर्ट एंड गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी इसके थे काम, एक्सपोर्ट करता था गुड्स और सर्विसेज को। ठीक है। पोजेशन एंड डिटेंशन ऑफ फॉरेन करेंसीज, इसके अंदर जो भी फॉरेन करेंसीज हैं उसको पोजेशन में भी रखा जाता था और रिटेंशन में भी, यानी कि उसको अथॉरिटी थी कि वो फॉरेन करेंसी में डील करे और अच्छे से करे, नीड होने पे वो अपने पास रख भी सकता था। देन रियलाइजिंग एंड रिपीटेटिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वो रिपीट भी कर सकता है अपने ट्रांजेक्शन को। ठीक है। एग्जम्पशन फ्रॉम रियलाइजेशन रिपीटिंग इन सर्टेन केस, कुछ केसेस थे जहां पे ये assumption, इसकी एजम्पशन नहीं अप्लाई होती थी। ठीक है। कर सकता है ये, लेकिन कुछ केसेस हैं जहां पे ये अप्लाई नहीं होता। कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं था? पोजेशन ऑफ करेंसी और कॉइन बाय एनी पर्सन, सेट अप लिमिट एज अ रिजर्व बैंक, बैंक द्वारा लिमिट सेट की जाएगी, उससे बाहर जाके वो एग्जम्पशन नहीं कर सकता। देन करेंसी ऑपरेट बाय ईच पर्सन और क्लास ऑफ द पर्सन अप टू द लिमिट, लिमिट के अकॉर्डिंग की होगी सिर्फ। ठीक है। और बिफोर 8 जुलाई 1947 वाली करेंसी रिसीव नहीं की जाएगी। पर्सन जो है रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का। फॉरेन एक्सचेंज एम्प्लॉयमेंट के केस में होनी चाहिए। ठीक है। अगर आपने किसी अपने रिलेटिव से पेमेंट मंगवाई है, दैट इज नॉट एक्सचेंज। ठीक है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से, काम के पर्पज में ले रहे हो, तो वो ले सकते हो। देयर इज सम टर्म यूज्ड इन फेमा, फेमा में कुछ टर्म्स यूज होती थी, दैट इज कन्वर्टेबल करेंसी एंड हार्ड करेंसी। सम करेंसी आर फ्रीली कन्वर्टेबल। ठीक है। जो इजीली कन्वर्ट हो जाती थी उस करेंसी को बोलते थे कन्वर्टेबल करेंसी, लाइक डॉलर। ठीक है। इन्हीं को ही हम हार्ड करेंसी भी बोलते हैं। देन रूपी ट्रेड, ट्रेड यानी कि इंडिया जो नेपाल और भूटान से पेमेंट करता था वो रुपीज में ही होती थी इंडिया, तो वो रूपी ट्रेड हो गया। देन करेंसी, करेंसी में नोट, पोर्टल, ठीक है, पोस्टल, मनी ऑर्डर, चेक, ड्राफ्ट, ये सब आएंगे। फॉरेन एक्सचेंज में डिपॉजिट, क्रेडिट, बैलेंस पेमेंट, ड्राफ्ट, ट्रैवल चेक, क्रेडिट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सब आएंगे। ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज, पार्टनरशिप फर्म, सोसाइटी एंड अदर कॉर्पोरेट बॉडीज owned directly or indirectly to the extent at least 60% by NRI। ठीक है। ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज किसको बोलेंगे? जिसने 60% जो है अपने अंदर इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है। जिस कंपनी में बाहर की कंपनी का 60% इंक्लूड है, एनआरआईज का, वो कंपनी क्या होगी? ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज होगी। ठीक है। वेट अ मिनट। देन एनफोर्समेंट एंड पेनल्टीज, इसके अंदर जो पेनल्टीज लगाई जाती थी,
कितने दी? अप टू 2 लाख रुपीज। ठीक है। या तो ट्वाइस द सम, जो भी उस गलती में इंक्लूड हुई है पेमेंट, उसका ट्वाइस, ट्राइस, ट्राइस यानी कि 3 गुना, या फिर 2 लाख रुपीज। देन राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन क्या होता है? कि हर पर्सन को राइट है कि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। ठीक है। हर पर्सन को राइट है कि वो जो जानना चाहता है वो जाने। ठीक है। लाइक हम कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर हम उस प्रोडक्ट के बारे में अपने जो जिससे खरीद रहे हैं उससे पूछना चाहें, तो हम पूछ सकते हैं, बिकॉज हमारे पास राइट टू इंफॉर्मेशन है कि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए। अकॉर्डिंग टू आरटीआई, इंफॉर्मेशन मीन्स any material in any form, including records, documents, memos, email, opinion, ideas, advice। ठीक है। किसी भी तरह से जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है हम वो ग्रैब कर सकते हैं। वट इज नॉट ओपन टू डिस्क्लोजर। कौन सी चीजें हैं जो डिस्क्लोजर नहीं होती है? ठीक है। सॉल्वेंसी और इंटीग्रिटी चाहिए, लेकिन जो सिक्योरिटी के पर्पज से है वो इंफॉर्मेशन रिवील नहीं होंगी। ठीक है। जो सिक्योरिटी के पर्पज से है वो नहीं होंगी। ठीक है। जो फॉरबिटन कर दी गई है पब्लिश करना कोर्ट के द्वारा, वो भी नहीं होगी राइट टू इन्फॉर्म के अंदर। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ, ब्रीच जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा हो, वो वाली इंफॉर्मेशंस भी नहीं होंगी। ट्रेड के सीक्रेट्स भी नहीं होंगे। जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आई है बाहर से, बाहर की कंट्री से गवर्नमेंट को, वो भी डिस्क्लोज नहीं होगी। ठीक है। प्रोसीजर्स क्या है इसके? Application procedure are requesting information such that one can apply in writing or through electronic mean in English or Hindi to the official language of the area, to the PIO, especially the particular of the information sought for. While applying, one should means mention the reason for seeking information is not required to be given. One should also submit the fees as may be prescribed. ठीक है। क्या प्रोसीजर है? आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आपको लिख के देना होगा कि आपको वो इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए। देन जो पेमेंट होगी वो आपको पे करनी होगी। टाइम लिमिट क्या होता है? 30 डे होता है एप्लीकेशन का, 48 आवर्स होता है कंसर्निंग का, 5 डेज होता है रिस्पॉन्स का। फीस एप्लीकेबल जो भी प्रिस्क्राइब की गई हो, जो भी लिखी हो। देन इंफॉर्मेशन कमीशन। इंफॉर्मेशन कमीशन क्या है? कंसीडर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू अ गजट नोटिफिकेशन। Commission include one Chief Information Commissioner and not more than 10 Information Commissioners who have applied by the President of India. Oath of office will be submitted administered by the President of India. ओथ ली जाती है, इनके द्वारा शपथ ली जाती है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है।
कमीशन अपनी एक्सरसाइज करती है अपनी पावर को, यानी कि यूज करती है बाय एनी अदर अथॉरिटी। ठीक है। इंफॉर्मेशन कमीशन बोली गई है, एक कमीशन बनाई जाती है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करती है। वो कमीशन सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करती है, उस कमीशन को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है। देन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू दिल्ली में है, वो हमारा कैपिटल है। इंडिया में 29 स्टेट है, 6 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं इस पूरे देश को चलाने की, ठीक है, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्ट इन द प्रेसिडेंट हु एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। प्रेसिडेंट के हाथ में होती है सारी अथॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर उसको लीड करता है। देन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, द यूनियन लेजिस्लेमेंट यानी कि पार्लियामेंट, लोक, इसमें दो पार्ट है, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, लो द्वारा अडेक्ट की जाती है ये। Then the people of each state elect the legislative assembly, which perform functional similarity to those performed by the parliament। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में चूज किए जाते हैं और ये हर राज्य से निकाले जाते हैं। देन मतलब हर राज्य से चुने जाते हैं। देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कब आता है? 1949। देन ये हिस्ट्री आ गई कुछ पुरानी, कौन से टाइम में कौन सा काम किया था। किन किन पे एग्जाम्पशंस है इंडिया को, मतलब अलाउ नहीं है। ये पढ़ो जरा फटाफट, किन किन पे अलाउ नहीं है। रीड फास्ट। हाँ जी, पढ़ लिया। देन राइट्स पढ़ो। हाँ जी, राइट्स पढ़ लिए। इसमें कॉपीराइट भी आता है, पेटेंट भी आता है, ठीक है, डिजाइन राइट भी आता है, ट्रेडमार्क भी आता है, और हर तरह के राइट्स इंक्लूडेड है। देन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमने फर्स्ट
सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर का पॉइंट है ये, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि एक बिजनेस की सोसाइटी के साथ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक बिजनेस सोसाइटी से उसके रिसोर्सेज यूज कर रहा है, ठीक है, उनकी पब्लिक को यूज कर रहा है, लेबर वहां से यूज कर रहा है, कैपिटल वहां से यूज कर रहा है, तो उसका क्या फर्ज है कि वो इन रिटर्न सोसाइटी को क्या दे। ठीक है। ठीक है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करे, सोशल चेंजेस में कंट्रीब्यूट करे, इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करे, बिजनेस एंड सोसाइटी की वर्ड ध्यान दे। ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एथिकल, लीगल, फिनेंथ्रोपिक, इकोनॉमिक। अब नीड क्यों है इसकी, मतलब कि हमारी किसी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सोसाइटी के लिए क्यों है, क्या नीड है इसकी। सोशल कॉस्ट को कम करने के लिए, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए, इन्वेस्टमेंट की टाइप जानने के लिए, पब्लिक इमेज बढ़ाने के लिए, मोर प्रॉफिट कमाने के लिए, मोरली यानी कि न्यायपूर्वक होने के लिए, देन शेयर होल्डर को सेटिस्फाइड करने के लिए। हाँ जी, चैप्टर कंप्लीट। क्लियर है। चैप्टर 6 क्लियर है बेटा आपको। ठीक है, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज आएगा, जो कि हम कल पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा।